हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो बीपीएससी का टेस्ट क्वेश्चन बैंक चल रहा था उसमें हम लोग 65 नंबर पेज तक और क्वेश्चन नंबर 226 तक कवर किए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो है। और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट तो करना ही चाहिए, ताकि अंदाज़ा लगे पेपर कैसा था या कैसा आने वाला है। और हाँ, जो लोग बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाला है आपके बीपीएससी टीचर के भी एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है 227 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी या अंग्रेज को लौटा दिया था। तो ये जालियांवाला बाग कांड को लेके जो हत्याकांड था, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। तो इसको देखते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। तो ये आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तब सही से समझ में आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था जिनको नाइटहुड की उपाधि उनको लौटा दिया। और टैगोर ने उस टाइम में कहा था कि समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट था रविंद्रनाथ टैगोर जी का। नंबर इसमें कहा जा रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया या गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो ये उधम सिंह के द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 229 नंबर। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो देखिए क्या 13 अप्रैल 1919 जो संबंधित है यह है जालियांवाला हत्याकांड से। तो सही आंसर हो गया इसका बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटा था। जालियांवाला बाग में निहत्थे लोग पर जो है हत्यारे डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोग को मार दिया था या हत्या कर दिया गया था। इसी से रिलेटेड है जालियांवाला बाग से। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ मतलब क्राउड का दमन हुआ था कब? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? जो लंदन में मार्च 1940 में हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर को मार दिया गया था, तो वो मारा था उधम सिंह के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे, जिनका नाम था सर माइकल फ्रांसिस ओडायर। इसकी हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा लंदन में कर दिया गया था, फिर बाद में उनको गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दिया गया। 32 नंबर इसमें कहा जा रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका सी। दिया हुआ है कि 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है 24 नवंबर को गांधी जी को बनाया गया। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब अंग्रेज ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह निर्मम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सका। तो ये हिंदू मुस्लिम को एकता को देखते हुए महात्मा गांधी ने यह अंदाजा लगाया था। अगला क्वेश्चन है 233 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो वो इलाहाबाद शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंप दिया। फिर आगे चल के होता है कि 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 1920 के कलकत्ता सेशन में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज रहने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाया। तो ये कौन सा प्रदेश है जिसमें लोग शराब पीते थे? तो ये है बिहार। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों ने शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचालित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। और ये प्रदेश हुआ करता था बिहार और उड़ीसा का प्रदेश हुआ करता था। और असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। 235 नंबर। इसमें कहा जा रहा है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो इसलिए किया गया था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया गया था। तो सही आंसर हो गया 235 का बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अंग्रेज द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वनिर्मित अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्ष में भी नहीं प्राप्त हो सकता है। जी को अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने के लिए मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना था, इसीलिए उन्होंने क्या किए, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ये किया गया था 1920 में। तो सही आंसर हो गया सी। दिया हुआ है कि वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को, ये डेट आप याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी। तो सही आंसर इसका दिखा दिए थे आपको 236 नंबर का, 1920 में स्टार्ट हुआ था। सेम है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे 1 अगस्त 1920 को। सही आंसर हो गया इसका ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि डेट पूछा जाता है बिहार का कोई भी एग्जाम में। 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संक्रियान 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये छपरा के तरफ से थे, छपरा क्षेत्र से थे। सही आंसर हो गया 238 का ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि राहुल संक्रियान 1893 से 1863 तक ने अपनी शिक्षा बनारस में पूर्ण की। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ये कहाँ शिक्षा अपना पूर्ण किया था? तो बनारस में। वर्ष 1912 में साधु बन गए थे और अपना नाम जो है बाबा रामोदर दास रख लिया था। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के भाग लिया और 6 महीने जेल भी हुई इनकी। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे और वर्ष 1922 में यह छपरा DCC के अध्यक्ष भी चुने गए थे।
कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर है 239 नंबर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयन जैसी भूल बताई थी? तो ये बताया गया था चौड़ा चौड़ी कांड के बाद। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चौड़ा चौड़ी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहाँ 4 फरवरी या कहीं कहीं 5 फरवरी भी दिया रहता है, तो ये डेट एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना को निंदा करते हुए कहा था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। गांधी जी ने इस घटना को हिमालयन जैसी भूल की संज्ञा दी थी। कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 240 नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश। ठीक है, 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी वो किसका शाखा हुआ करता था? तो वो खिलाफत आंदोलन का ही शाखा हुआ करता था। केरल प्रांत के मालाबार जिले में मोपला काश्तकारों ने आंदोलन मुक्त लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से जो है बेदखल कर दिया जाता था, जब चाहते थे मनमाने ढंग से लगान वसूलते थे। तो खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे से समा गए थे। ठीक है, जो मोपलन विद्रोह के लोग थे वो और जो खिलाफत आंदोलन के लोग थे दोनों मर्ज हो गए थे। तो ये हुआ था कहाँ पे? पूछा जाता है मोपलन विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल के प्रांत में हुआ था। 242 नंबर। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज को हराने का तरीका पता था। देखिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद मिल मजदूरों को हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और उस आंदोलन में इनका मतलब सफलता भी प्राप्त हुआ था। वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेज द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थाओं जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल भी शामिल थे, जो बहिष्कार किया जा रहा था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी सामान का जो है यूज करना यहाँ के लोग जो है लोकल लोग बंद कर दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुस्लिम को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महानतम के रूप में से उदय उनके कीर्तनों को फलस्वरूप अंग्रेज शासक के भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास था कि जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका जो है पता है, अंग्रेज को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए जो नेता थे गांव के निवास करने वाले लोग, उनमें से लगभग 90% लोगों को एक साथ ला दिए और आपस में लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गांव में रहने वाले करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग के मध्यवर्गीय आंदोलन के स्तर से उठकर देशव्यापी स्तर जन आंदोलन का रूप ले लिया था। ठीक है, और इसी टाइम में क्या हुआ था? चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था, जिसके चलते इनको असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है 243 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि साराबंदी आंदोलन 1922 में जो हुआ था किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली तो 1928 के बाद जो राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेड़ता बंधु कल्याण जी, मेड़ता बंधु 2 आदमी थे जो कि कल्याण जी और कुंवर जी इसमें हुआ करते थे, बिहार वाला कुंवर जी नहीं है। तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व आ गया था किसके हाथ में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं
मतलब कोई भी कर नहीं देना है, जिसको शराबबंदी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये आंदोलन चला गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व। इसी दरमियान क्या हुआ था कि आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार था। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1922 में जो था विचार था कि बारदोली से चलाया जाए, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना जो है स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने मतलब शराबबंदी आंदोलन कर न देने की जो तिथि या वर्ष बताई गई है वो 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो कि गलत है। तो याद रखिएगा 1928 है। ये शराबबंदी जो चलाया गया था कर, ये बारदोली में चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो ये यहाँ ये एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये 1928 होना चाहिए, 1922 नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये केरल में हुआ था, अभी हम लोग देखे थे। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यह काश्तकारों, अधिकारों, बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदार के शोषण के खिलाफ यह विद्रोह चलाया गया, जिनको हम मोपलन विद्रोह के या मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो मालाबार कोस्ट में हुआ था और ये केरल में है। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जिसको बोला जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वापस लिया था। तो ये जो है ये घटना था कौन सा, चौरी चौरा कांड के पास। देखिए यहाँ पे दो जो 1920-22 के दरमियान था, दो घटना जो है, दो आंदोलन एक साथ चल रहे थे। असहयोग आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, एक और आंदोलन चल रहे थे, उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं, वो चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से दुग्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए थे। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान भी सहने को तैयार हूँ, क्योंकि ये जो आंदोलन था बहुत हिंसक हो गए थे, जिसमें चौरा चौरी कांड में आपको पता ही है कि एक पुलिस स्टेशन जो है उनको जला दिया गया था। हालांकि जो उसमें छोटे तबके को जो पुलिस हुआ करता था, छोटे लेवल पोस्ट का, वो सब तो इंडियन ही हुआ करते थे, तो उनको क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। इसलिए इनको जो है जो आंदोलन चल रहा था उनको वापस लेना पड़ा। तो ये आंदोलन का क्रिटिसाइज भी किया गया। जब अपने चरम सीमा पर था आंदोलन, तब गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। 246 नंबर क्वेश्चन का रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है। फिर उसके चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि उग्र भीड़ को, पुलिस थाना को जला दिया जाता है। फिर गांधी जी द्वारा क्या कर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। फिर गांधी जी के गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद इस हिसाब से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 1 2 3 4। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो सही से समझ में आ जाएगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित होकर पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर उसे 10 मार्च 1922 को उसे गिरफ्तार कर लिया। 6 वर्षों की इनकी सज़ा भी हुई थी, ठीक है। या ये डेट याद रखिएगा, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। 247 नंबर लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो ये उस टाइम में बिहार उड़ीसा एक हुआ करता था 1921 के टाइम में, तो इनको बनाया गया था बिहार उड़ीसा का गवर्नर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सत्येंद्र प्रसानंद सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा, जिनको लॉर्ड सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, तो ये लाइन एकदम आप लोग रट लीजिए। फिर आता है 1920 का टाइम। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन के उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे।
स्वास्थ्य कारणों से उन्हें वर्ष 1921 में इन्हें पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन है 248 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि 1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो ये कारण हुआ करता था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रीय युवाओं का मोह भंग हो गया। वे युवा गांधी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र और इस टाइम जो था, जो गांधी जी के द्वारा जो वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन, तो इसमें जितने भी यंग क्रांतिकारी लोग थे वो चाहते थे कि हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न भी किए। इस कारण जो यह काल है राजनीति के क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है, 1923 से लेकर 1928 का काल। क्योंकि इसी टाइम में देखिए चौड़ी चौड़ा होता है, फिर सी.आर. दास के द्वारा बनाया जाता है स्वराज पार्टी, फिर बम फेंका जाता है, फिर 1928 में जब साइमन कमीशन आता है तो वहाँ पे भगत सिंह की एक्टिविटी, चंद्रशेखर आज़ाद की एक्टिविटी, ये सब देखा जाता है वहाँ पे। इसीलिए इस काल को 1923 से लेके 1928 तक का जो काल था, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 249 नंबर, स्वराज दल की स्थापना मतलब किस आंदोलन के असफलता के बाद हुई। तो देखिए असहयोग आंदोलन का जब असफलता या गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाता है 1922 में, तो इसी टाइम में जो है स्वराज दल का गठन किया जाता है सी.आर. दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी जो माना जाता है, इसका गठन जो हुआ था जनवरी 1923 में हुआ था, जो किया गया था सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष बने थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस से भिन्न होकर एक मतलब कि हिस्से के रूप में प्रचालित थे। साथ ही अहिंसक और असहयोग के प्रति अपना वचनबद्धता को दोहराया था और ये चाहते थे कि असेंबली में घुस के हम लोग जो है अपने भारतीयों के अधिकार की बात करें। ये मेन मिशन था असहयोग आंदोलन को। फिर असहयोग आंदोलन का फिर 1925 तक क्या होता है, 1925 में क्या होता है कि सी.आर. दास की मृत्यु हो जाती है। फिर ये असहयोग जो भी स्वराज पार्टी के लोग भी थे, ये भी क्या हो जाते हैं, जो एक्टिव रहा करते थे, इनके मृत्यु के बाद ये थोड़ा स्लो हो जाता है। 250 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो ये किया गया था चित्तरंजन दास, जिसको सी.आर. दास के नाम से जानते हैं, और दूसरा है कौन, मोतीलाल नेहरू। वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो ये किया गया था सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुई। तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जो कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, और ये किया गया था सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये अध्यक्षता थी किनकी, ये सी.आर. दास के, चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुआ था गया में कांग्रेस का सेशन 1922 में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में, ठीक है, तो इससे 1922 से पहले ये जेल में थे, गया में कांग्रेस सम्मेलन का विचारित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति के नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का क्या किए थे, विरोध किए थे। मतलब कांग्रेस में रह के सब विरोध किए थे। तो इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप क्या किए कि चित्तरंजन दास त्यागपत्र दे दिए और इनके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से ही स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू, क्योंकि विचारधारा अलग हो गया था।
ये सब जो सोच रहे थे कि काउंसिल में प्रवेश करके हम लोग आज़ादी की बात करें या इंडियन लोग हैं उनके अधिकार की बात करें, लेकिन जो ये सब नाम आपको बताए, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, ये सब इस नीति का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप CR दास ने कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने रिजाइन मार दिए और स्वराज पार्टी का गठन किया मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। है 254 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, तो ये CR दास के द्वारा किया गया था। नंबर क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये कह रहा है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका C। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तभी स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा। स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो याद रखेगा ये जो स्टेटमेंट है किनका है? सच्चिदानंद सिन्हा का है। तो 255 का सही आंसर हो गया C। है सैमन कमीशन से। सैमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो ये आया था 1928 में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वर्ष 1919 में 19 के एक्ट में 10 वर्ष पर इनकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल हुआ है। मतलब जो 2019 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था या अधिनियम आया था, वो जो प्रावधान था वो लॉ के उस अधिनियम के तहत कि भारत में ये सब होना चाहिए, उसी के जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिसको सैमन कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि 1928 में भारत आया था। तो 10 वर्ष के बाद आना था, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए 2 वर्ष पूर्व ही, मतलब कहने का है मतलब ये है कि 1929 में आना था, तो 1929 में नहीं आके 1927 में ही इसका सैमन कमीशन का नियुक्ति कर दिया गया, जिसका सर जॉन सैमन इनके अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके अलावा कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेसी ने इसे क्या कहे, श्वेत कमीशन के नाम से कहकर इसको बहिष्कार किया गया। सैमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहली बार बम्बई पहुंचा था। ये भी डेट आपको याद रखना है। पटना कब पहुंचा था ये भी आपको याद है, दिसंबर तक लग जाता है पहुंचते पहुंचते। लाहौर कब पहुंचा था ये भी डेट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो 3 फरवरी 1928 को पहली बार ये बम्बई पहुँचा। 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें कहा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट डाइस की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय हुआ करता था नेहरू रिपोर्ट जो है बेसिकली मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये तैयार किया गया था और ये चाहते थे कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं हो। तो सही आंसर इसका हो गया C। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सैमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज सचिव जो थे वो लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संविधान सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौतियों को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई, अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप जो है प्रस्तुत किया गया, जिनको नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते थे। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसके सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि इस रिपोर्ट में क्या किया गया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, मतलब कि इंडिया में जितने लोग हैं उन सबको मताधिकार देना होगा। महिलाओं के लिए सम्मान का अधिकार ये मांग किया गया था। यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज से पृथककरण, मतलब कि राज और धर्म को एक नहीं अलग अलग रखना पड़ेगा। तो ये मुख्य मांग थी नेहरू रिपोर्ट की। है 258 नंबर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? तो ये वर्ष हुआ करता था 1929 का। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 259 नंबर, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। 260 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। सही आंसर हो गया 260 का ए। नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मुद्दा था वो कौन उठाया था? तो वो उठाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन का रहा समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो गया इसका बी। का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। अगला क्वेश्चन है 263 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो ये उठाया गया था मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहनी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। दांडी यात्रा की गई थी कब? तो ये किया गया था 1930 में। सही आंसर हो गया इसका डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्हें साबरमती आश्रम से जो देखिए ये 80 चुने हुए साथी, लेकिन ये गलत है, ठीक है, 78 थे साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए चल दिए। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून जो है यहाँ पे चल के भंग किए। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता जो है सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचापल्ली तक चल के वो नमक कानून तोड़े या नमक यात्रा किए। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा पेज नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 264। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।